ये पूरी तरह से नीतीश जी ने जो फैसला लिया है, ये पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की बहुत बड़ी हार है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। लग रहा है इसमें आप किसको मान रहे हैं? निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव जी को मान रहे हैं, निश्चित तौर पे राहुल गांधी को मान रहे हैं, निश्चित तौर पे खड़गे जी को मान रहे हैं, निश्चित तौर पे वो इंडिया गठबंधन के वो 18 दल जिसके वजह से नीतीश कुमार जी ने 18 दल को अपने ताकत और अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, अपनी योग्यता से 18 दलों को एक जगह बैठाया। किस हैसियत से लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है? किस हैसियत से कहते हैं? बार बार जो पलट रहे हैं। नहीं, ये कोई मुहावरा, ये जो मुहावरा जो बार बार लाया जा रहा है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। देश में राजनीति हो रहा है। नीतीश कुमार गंभीर राजनीति का नाम है, एक गंभीर नेता जो दूरदर्शी है, एक ऐसा लीडर जो पूरे देश की नब्ज को समझता है और वो जानता है कि वर्तमान हालत में हमको किस तरह से लोगों को समेटना है कि वो इंडिया गठबंधन से उठ के एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। इसमें नीतीश जी का कहीं कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? इसमें निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं का दोष है। इसमें सीधा सीधा राहुल गांधी का दोष है। इस देश के पसमानदा मुसलमानों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता की चाबी का पता दे दिया है। रजी जी, सत्ता की चाबी का पता दे दिया है। हमारा वोटिंग जो होने जा रहा है, हैसियत क्या रखती है मुस्लिम? बिल्कुल, ये तो मुसलमान अपना समझेंगे कि अपने वोट की हैसियत क्या, वो लाइन लगा के 17 से 18% की बात आप क्या वो जज्बात की हैसियत कितनी है? खास करके बिहार की राजनीति करें बहुत मजबूत है। तो आरजेडी की नजर में कितनी हैसियत? आरजेडी के दिमाग में है कि बीजेपी को लाओ, बीजेपी से डराओ और टोटल लाइन लगवाओ। ये तो मुसलमानों को समझना है कि क्या मेरे लिए यही फार्मूला है। और ये फार्मूला तो आप 1950 से करते हैं। एक सवाल है, 40 साल के इतिहास में सुनिए, मैं वही आ रहा हूँ चूंकि मैं इस पाठशाला का छात्र रहा हूँ और मुझे जज्बात में और मेरे समाज को कोई बरगला नहीं सकता है। इस जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप हमको भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के से दिखा के और डरा के हमसे आप वोट ले लीजिएगा। अब हमारा समाज ऐसा नहीं है। अब हमारा समाज बात करेगा डेवलपमेंट का, अब हमारा समाज बात करेगा रोजगार का। देश में 2014 से पहले की राजनीति थी, 2014 के बाद की राजनीति थी। देश में अब राजनीति हो रहा है कि अयोध्या से पहले की राजनीति है और अयोध्या के बाद की राजनीति है। नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है। ये हमको ये मॉडल अपनाना पड़ेगा ना कि हम ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये मॉडल नहीं आप नीतीश जी ने आंख दिखा दिया, नीतीश जी ने आईना दिखा दिया है। आज तक तो आप हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले रहे थे ना, अब पसमानदा मुसलमान। और ये जब मैं पसमानदा मुसलमान कहता हूं तो मुसलमानों का जो सबसे पिछड़ा तबका उसकी बात कर रहा हूँ। ये मत कहिएगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण मुसलमान, और चूंकि संपूर्ण मुसलमानों को इस देश की कांग्रेस पार्टी जो 50 साल शासन करती है उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि इस देश के मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है, तो इसलिए मैं पसमानदा मुसलमान कर रहा हूँ। ये सरकार गई है बच्चों की चिंता पर, माफ कीजिएगा, बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि अगर हम मोह माया त्याग लालसा छोड़ देते ना, ये सरकार दंदनाते हुए चलती। 2024 में जो है नीतीश कुमार जी लाल किला पे झंडा फहराते और उसके बाद सब कुछ ठीक रहता, लेकिन मोह माया त्याग जो है ना रजी जी, वो बहुत कुछ गलत है। इशारे में आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में सरकार यादव जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी नहीं है। तेजस्वी जी A to Z वाले तेजस्वी जी हैं। जैसे अखिलेश जी वहां पर हैं A to Z वाले, शुक्ला जी वाले, पांडे जी वाले, तिवारी जी वाले, तेजस्वी जी भी हमारे जो है ना, वो आप लोग तेजस्वी जी के साथ दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग के साथ कि आप सही से उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी में लालू जी मत तलाशिए कि खटिया में बैठने का अधिकार दे दिया, मुंह में आवाज देने का अधिकार दिया। फिरोज मंसूरी जैसा दुनिया का बेटा, पसमानदा का बेटा भी जो है डंके की चोट पे बोल रहा है, तो ये लालू जी वाला मामला है। अल्पसंख्यक तेजस्वी जी आज भी नहीं बोल पा रहे हैं 85% मुसलमानों के बारे में। तेजस्वी जी आज भी नहीं बोल पा रहे हैं खगस के। तेजस्वी जी बोलते हैं अल्पसंख्यक। जब इतना विकट संकट काल में जब उनको सबसे ज्यादा झोली उठा के इस देश के, इस राज्य के मुसलमानों ने 100% पोलिंग कर दी, पता नहीं तेजस्वी जी की अपनी जाति के कितना पोलिंग हुआ होगा, तेजस्वी जी के अपनी जाति का कितना पोलिंग हुआ होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विधायक किसी दल में है तो दुनिया जानती है कि किस पार्टी में है।
तो ये जो ईमान चेक करने का मामला आता है ना, किशनगंज से, अररिया से, कटिहार से से, फायदा मिल रहा है ना तेजस्वी जी को। भाई फायदा तो मिला ना। फायदा तो इतना मिल रहा है कि ईडी की छापामारी हो गई। फायदा तो इतना मिल रहा है कि लगातार जो है 2024 तक में सीन क्लियर हो जाएगा। फायदा तो इतना मिल रहा है कि 2025 का सपना दिखाया जा रहा है। तो नुकसान बता तो मैं आप नहीं, मैं कहा नुकसान, मैं तो कह रहा हूँ ये तो ए टू जेड का इफेक्ट है। इसको कहते हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स। आप इशारे को समझते हैं। एक नेता जो देश का सबसे बड़ा पार्टी का नेता है, जो सबसे शक्तिशाली नेता है, वो राज्य के एक नेता को फूल लगा के सम्मान दे रहा है। सवाल है कि आपके नेता ने कितनी बार किनको फूल लगाया। मैं जानना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी नीतीश कुमार जी से पिछले 5 दिन में कितनी बार आपने बात किया? हाय रे कमान, आला कमान। ये राजशाही चल रहा है क्या? ये लोकतंत्र है। जनता से 1 to 1 संवाद करना पड़ेगा। ये राजशाही नहीं है। आला कमान, ये तुम्हारा आला कमान ही तुम्हारे विनाश का कारण है। जब तक कांग्रेस पार्टी जहनियत के लोग आला कमान की राजनीति करेंगे, और जब तक बंद पॉलिटिक्स में बड़े बड़े प्रिंस कोट पहन के बड़े बड़े लोग उनके चारों बगल अमला में देके जिल्ले इलाही करते रहेंगे, राहुल गांधी को इसी तरह भटकना पड़ेगा। कभी गुफाओं में जाके दाढ़ी बढ़ाना पड़ेगा, कभी जनेऊ दिखाना पड़ेगा। पता है, एक ब्राह्मण परिवार को बताना पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं। इस देश में कांग्रेस पार्टी कहां आ गई? वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराया, जिसके पुरखे ने इस देश को सींचा, जिसके पुरखे ने इस देश को बनाया। कोई माइकालाल नेहरू पर सवाल नहीं कर सकता है। जिसने इस देश को पूरी दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन देने वाला वो नेता, जो रियल में विश्व का नेता था, उनका वंशज की आज ये हैसियत है कि वो किशनगंज में रैली कर रहा है। ये हैसियत है उनकी। आप समझिए, ये दर्द है भारत के नागरिकों का। शुक्र मनाइए कि किसी तरह इस देश की जनता को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी ताकत दे दी है संविधान का, और संविधान के बल पर यह है कि जितना भी तानाशाही आ जाएगा, जैसा भी जुल्मी आ जाएगा, जो भी होगा इस देश को सामने आएगा, वैसे देश की जनता ऐसे तानाशाहों को उखाड़ फेंकेगी। अभी विकल्प बाकी है। ये सवाल तो ये समझना पड़ेगा इनके आला कमान को। जनता से 1 to 1 फाइट करना होगा, और 72 घंटे में अगर ये नेता तय कर देता है, सीट शेयरिंग हो जाती है, तो फिर मत कहिएगा कि अगला सीन क्या होगा। फिर जनता मालिक है। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स लाइव प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है पसमानदा समाज के चाणक्य माने जाने वाले और राजनीतिक विश्लेषज्ञ जनाब फिरोज मंसूरी साहब। आज हम लोग बिहार की जो नई राजनीतिक खुलकर सामने आई है, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं। बिहार की सियासत में काफी गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। ये भी बातें सामने आ रही है कि अब गिरफ्तारी का भी अमल शुरू होने वाली है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बात करने के लिए आज हम फिरोज मंसूरी साहब को स्टूडियो में बुलाए हैं। क्या कहेंगे, बिहार में क्या होने वाला है? नीतीश कुमार 9 बार पहला देश का प्रधान मुख्यमंत्री है जो 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए। ये जो माहौल गड़बड़ाया था, पिछली बार भी हम लोगों ने समीक्षा में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया था और विश्लेषण किया था कि जिस तरह का माहौल है कुछ भी हो सकता। आखिर होना वही हुआ। आखिर गलती कहाँ हुई कि बिहार में महागठबंधन की सरकार, जबकि नीतीश कुमार इस बार भी बोले थे कि अब हम पलट के जाने वाले नहीं थे। बीजेपी कह रही थी कि अब नीतीश के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो चुका है। तरह तरह के दावे किए जा रहे थे सभी के द्वारा, लेकिन हुआ वही जो लोगों ने क्यास लगाया था, जो मीडिया की सुर्खियों में था। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं थी। ये इस नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है, उसमें ये फैसला आज का नहीं है। ये फैसला आप समझिए जजी साहब के, ये फैसला बेंगलोर की वो मीटिंग थी जिसमें नीतीश कुमार जी को संयोजक बनना था, और 28 दलों के लोगों को संयोजक पे
मोहर लगा देनी थी। ये पूरी तरह से नीतीश जी ने जो फैसला लिया है, ये पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की बहुत बड़ी हार है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। और ये जो बार बार एलिगेशन लग रहा है, शीर्ष में आप किसको किसको मान रहे हैं? निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव जी को मान रहे हैं, निश्चित तौर पे राहुल गांधी को मान रहे हैं, निश्चित तौर पे खड़गे जी को मान रहे हैं, निश्चित तौर पे वो इंडिया गठबंधन के वो 18 दल जिसके वजह से नीतीश कुमार जी ने 18 दल को अपने ताकत और अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से, अपनी योग्यता से 18 दलों को एक जगह बैठाया था बिहार में। नाम चल चुका है पलटू राम, लेकिन जहां तक आप देखें 2013 से जो ये सरकार बदलने का सिलसिला चालू हुआ, उससे ये सामने आता है कि ना तो मोदी जी के द्वारा इनको उंगली पे नचाया गया, ना लालू जी के द्वारा, बल्कि नीतीश कुमार ने दोनों को हमेशा अपने मुताबिक इस्तेमाल किया। आप इस बात से कितना सहमत? लेकिन लोग शब्द गढ़ते हैं और लोग अपने समय में अपने हिसाब से लोग शब्द गढ़ने लगे हैं। किस हैसियत से लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है? किस हैसियत से कहते हैं? बार बार जो पलट रहे हैं। नहीं, ये कोई मुहावरा, ये जो मुहावरा जो बार बार लाया जा रहा है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। देश में राजनीति हो रहा है। नीतीश कुमार गंभीर राजनीति का नाम है। नीतीश कुमार का मतलब है गुड गवर्नेंस। नीतीश कुमार का मतलब है एक बेहतरीन मॉडल बिहार का। नीतीश कुमार का मतलब है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल अगर किसी के पास इस देश में है तो नीतीश कुमार के पास है। एजुकेशन का मॉडल अगर किसी के पास है तो नीतीश कुमार का मॉडल है। पीस एंड हार्मोनी का मॉडल अगर किसी के पास है तो नीतीश कुमार का मॉडल है। आप कैसे उसको पलटू राम कर सकते हैं? कैसे पलटू और किस तरह के संबोधन कर सकते हैं? एक गंभीर नेता जो दूरदर्शी है, एक ऐसा लीडर जो पूरे देश की नब्ज को समझता है और वो जानता है कि वर्तमान हालत में हमको किस तरह से लोगों को समेटना है। आप परिवार के मुखिया को देखिएगा, आप अगर किसी भी सामान्य घरों में आप जाइए, गरीब घरों में जाइए, उसके परिवार के मुखिया को ये पता होता है कि कब तूफान आने वाला है, कब मेरे यहाँ फाकाकसी होने वाली है, कब हमारे यहाँ भूखमरी होने वाली है। और जब वही मुखिया बेहतरीन होता है जो समय रहते अपने लोगों को समेट ले। नीतीश कुमार जी ने वही किया है। अगर आज नीतीश कुमार जी ने, अगर आपको लगता है कि वो इंडिया गठबंधन से उठ के एनडीए गठबंधन में चले गए हैं, इसमें नीतीश जी का कहीं कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? इसमें निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं का दोष है। इसमें सीधा सीधा राहुल गांधी का दोष है। राहुल गांधी जी को जिस समय नीतीश कुमार, आपको याद होगा, थोड़ा सा इस चीज को समझिए। मीडिया के साथियों को मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में आया कीजिए, थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड को समझा कीजिए। मिलर हाई स्कूल का मैदान है, कम्युनिस्ट पार्टी की रैली हो रही है, समझ रहे हैं ना? कम्युनिस्ट पार्टी की रैली हो रही है और 2 तारीख वाला था, लेकिन गांधी मैदान होने की जगह कम्युनिस्ट पार्टी की रैली कहाँ हुई? मिलर हाई स्कूल में। और मिलर हाई स्कूल में नीतीश कुमार जी मंच पर जाके क्या कह रहे हैं? सीधा सीधा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कह रहे हैं कि उसको इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, वो अभी चुनाव में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ क्या विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण था? कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए था कि मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो 2024 है, और 2024 अर्थात माननीय मोदी जी। और मोदी जी को फाइट करने के लिए आपको तमाम विपक्षों का जो अम्ब्रेला बना था, जो बेहतरीन अम्ब्रेला बना था, जो नीतीश कुमार के प्रति लोगों का विश्वास था, लोगों को लगता था अगर मोदी जी को इस देश में कोई फाइट दे सकता है, कोई विश्वसनीय नेता अगर कोई मोदी जी को कोई फाइट देने के करीब आ सकता है आज के डेट में, उनका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को आपने कितने हल्के में ले लिया जब आपको नीतीश कुमार ने मिलर हाई स्कूल में बड़े सभा में कहा कि कांग्रेस के नेता को अभी पहले चुनाव लड़ने दीजिए और उसके बाद फिर बैठ के तय करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। तो वो जो अम्ब्रेला बनाए थे, तो अम्ब्रेला तो चितिर-बितिर हो गया। आप इंडिया गठबंधन क्या लगता है जो मजबूत हुई या नहीं? फिलहाल अभी जो वर्तमान की राजनीति हो रही है उसमें निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन संकट में है। और चूंकि एक बड़ा नेता, एक बड़ा लीडर, एक विजनरी लीडर, एक ऐसा लीडर जो पूरी तरह से आज के संदर्भ का लेता है, नीतीश कुमार जी आज के लीडर हैं और विजनरी लीडर हैं। वो समय को समझते हैं। एक्चुअली लीडर की परिभाषा बदल गई है लोगों के नजर में।
लोग लीडर को क्या समझ रहे हैं ना, लीडर आज के डेट में ऐसा लीडर होना चाहिए जो आने वाले समय को समझ ले, आने वाले सिचुएशन को समझ ले। क्या चाहता था लोग कि बिहार की विकास जो है उसको ब्रेक लगा दे। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जिस ताकत और जिस शक्ति के साथ बिहार को यहां तक पहुंचाया है, आप पटना आइए, आप पटना आएंगे तो आपको लगेगा कि अगर इस साल अगर आप पटना आए और दूसरे साल पटना जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या क्या कायाकल्प हो गया है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इतना ज्यादा डेवलपमेंट कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार जी को मालूम था कि लालू परिवार पे बहुत बड़ी आफत आने वाली है, उसको देखकर भी पलटी मारे? नहीं नहीं नहीं, देखिए आप राजनीति में जो काम करेंगे आपको रिजल्ट होगा। सवाल है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और फिर आपके पास कितना दूरदर्शिता है। जब आप सत्ता में रहे, जब आप सत्ता में रहे, अब 2024 में बिहार की राजनीति को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या पोजीशन रहेगा इंडिया गठबंधन का और एनडीए गठबंधन? अभी आप देख लीजिए कि अभी वर्तमान जो बिहार की हालात है, नीतीश जी ने फैसला जो लिया है वो तत्क्षण जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। इसलिए कि इंडिया गठबंधन अभी बिहार के डेवलपमेंट को ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है। बिहार में जो अभी होना है अभी वो बाकी है और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया है। इसलिए आप उसको पलटू नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो बाजीगर हैं। आज के वर्तमान राजनीति के नीतीश कुमार बाजीगर हैं। और ये आप सोचिए ना, आप सिर्फ नीतीश कुमार पर क्यों पलटू की बात करवाते हैं या नीतीश कुमार पे क्यों एलिगेशन लगाते हैं? आखिर नीतीश कुमार को राजद क्यों चाहिए, राजद को नीतीश कुमार क्यों चाहिए और राजद को भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार क्यों चाहिए? हर व्यक्ति को नीतीश कुमार चाहिए। भाई नीतीश कुमार कुछ तो है और सब आज तो बात आ रही है कि सबके नीतीश कुमार, तो फिर सबके क्यों नीतीश कुमार? ये सवाल आपको करना चाहिए था। इसलिए सबके नीतीश कुमार हो जाते हैं कि नीतीश कुमार का मतलब गुड गवर्नेंस है, नीतीश कुमार का मतलब पीस है, नीतीश कुमार का मतलब सामाजिक सौहार्द है, नीतीश कुमार का मतलब के पूरी तरह से डेवलपमेंट का मॉडल है। और आप वर्तमान राजनीति में जनता को वही नेता पसंद है जो विकास करता हो। वो उसको कोई मतलब नहीं है कि वो हमारी जाति का है कि नहीं, हमारा प्रतिशत बहुत है कि नहीं, हमारे कम प्रतिशत है कि नहीं, क्योंकि ये मैटर तो फ्लॉप हो गया। नीतीश कुमार की जो जाति है वो 2% की जाति है और 2% पे इतना वाहवाही क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिएगा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कितना लंबा चौड़ा व्याख्यान है नीतीश जी के प्रति, लेकिन फिर आप देखिएगा राजद के शीर्ष नेतृत्व को देखिएगा, नीतीश जी के प्रति कितना लंबा चौड़ा व्याख्यान है, फिर कितना समर्थन वाला व्याख्यान है। ये दोनों व्याख्यान आते रहते हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि राजद परिवार को अहंकार की वजह से ये ऐसा समय देखना पड़ रहा है। नहीं, देखिए राजद परिवार को अहंकार अब इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति में सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे नीतीश जी के साथ, और मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो कांग्रेस पार्टी की हुई। कांग्रेस पार्टी ने मतलब 2024 की यात्रा, वो देखिए वो यात्रा कर रहे हैं, बताइए तो, घर में आग लगी हुई है और वो यात्रा कर रहे हैं, भोज वक्त में कुम्भर रोप रहे हैं। जिस समय, अरे भाई आपको क्या मिलने जा रहा है देश में? जो हुआ आप कहते हैं राष्ट्रीय दल है, आप कहते हैं राष्ट्रीय दल है, भाई किस चीज का अहंकार आप कर रहे हैं? पूरे देश में आपको मात्र 3 स्टेट में आपकी सरकार है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है और कर्नाटका में है। और आप सोचिए आप लड़ किससे रहे हैं? उस प्रचंड बहुमत की शक्ति से लड़ रहे हैं जो लगभग उनका अम्ब्रेला पूरे देश में छा गया आज के डेट में। और आप कितना ज्यादा, किस तरह का गठबंधन आप बना रहे थे? ममता बनर्जी जैसी दिग्गज नेत्री बंगाल में, आप उनसे लड़ाई लड़ते हैं। आपका जो प्रवक्ता, आपका जो अधीर रंजन जी है, वो लगातार ऐसा रोज रोज बयान देते हैं, भाई गठबंधन जोड़ने आप चले हैं कि गठबंधन तोड़ने चले हैं। रात दिन ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं। वही हाल आप देखिएगा कि यहाँ पर नीतीश जी जैसे विश्वसनीय आदमी, जो सबसे मजबूत आदमी आपका था, आपने उनको गंवा दिया। वही हाल आप देख रहे हैं पंजाब में जो है केजरीवाल जी का, वहां पे आप उनको गंवा रहे हैं। तो आप गठबंधन, नीतीश जी ने जिस गठबंधन के लिए जिन लोगों को बैठाया था, आपने अपनी बचकाना रवैये की वजह से, अपना समझिए और दूरदर्शिता की वजह से आपने धीरे धीरे एक एक लीडर को, एक एक नेताओं को आप खो रहे हैं। तो आप उसका सीन देख लीजिए।
यही रिपब्लिकन टाइम्स में मैंने आपको पहले भी कहा था कि माइनस नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन 0, प्लस नीतीश कुमार मोदी फाइट। क्या इसका कोई प्रभाव हुआ? क्या इंडिया गठबंधन के किसी शीर्ष नेतृत्व ने आपकी टीम से संपर्क किया क्या कि इसको कैसे मॉडल बनाया जाए? जब आपको 1 महीना पहले आपको बता दिया गया है कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, राजनीति में क्या क्या हो रहा है। नीतीश जी लगातार आपको इनपुट दे रहे हैं, लगातार संपर्क साध रहे हैं, लेकिन आपने मोह माया में क्या कर दिया? जब नीतीश जी को संयोजक बनाना था तो आपको अपना मुख्यमंत्री सूझना लगा। भाई साहब, जो स्थिति बनी हुई है राज्य की, उस स्थिति में राज्य का मुख्यमंत्री बहुत बड़ा मैटर नहीं था। इस देश को यूनाइट करके, इस देश की उन तमाम शक्ति को साथ, बिखरे हुए शक्ति को इकट्ठा करना था, और इकट्ठा करके तब जाके माननीय प्रधानमंत्री प्रचंड मोदी जी से आप जो है फाइट कर सकते तो आप कहीं न कहीं सारे में कह रहे थे राहुल जी हो या लालू जी हो, इनको बतौर प्रधानमंत्री देखना नहीं चाह रहे थे, तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए ना। मैंने फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन में मैं नीतीश कुमार जी नहीं रहे, मैंने उस दिन की बात भी कहा था, तो आप जान लीजिए कि 2024 करने की जरूरत नहीं है। 2029 में भी वही रिजल्ट आने वाला है जो 2024 में आएगा। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। अब बताइए किस तरह की यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रा करके जनता को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जनता के पास तो मैसेज यही है कि भाई अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपना नेता नहीं चुना। जनता के पास मैसेज, स्पष्ट मैसेज चला गया है कि इन लोगों के बीच में आपस में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। आप बताइए, 3 महीने के बाद आपका चुनाव है और उसके बाद आपने कोई सीट शेयरिंग नहीं की। आप तो मैंने कहा ना कि नीतीश जी के जाने के पीछे आपका सबसे ज्यादा अपना अहंकार है। आपको अभी भी लगता है कि हम 50 साल के शासन किए हुए हैं, जबकि आज के डेट में आप कहीं नहीं है। आपको अपना टोटल चीज चेंज करना पड़ेगा, अपना एडवाइजरी बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। वो तमाम कूड़ा करकट जो आप जमा करके रखे हुए हैं अपने कार्यालय में, उस सब की सफाई करनी होगी। वो जितना भी डस्ट लग गया है कांग्रेस के दफ्तर में, उस सब को झाड़ना पोछना पड़ेगा। और जमीन के जो गांव के लोग हैं, जो असली लोग हैं, जो असली कार्यकर्ता है, जो असली देश का नागरिक है, ऐसे लोगों को जाके शिफ्ट करा के बैठाना होगा, उनसे राय लेनी पड़ेगी। आप किशनगंज घूम लीजिए, अररिया, देखिए बेवकूफी कितना है। अब देखिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का ब्रेन देखिए। उनको पश्चिम चंपारण से आना चाहिए था। उनको गांधी जहां सबसे पहले गए थे, हमारे राष्ट्रपिता बापू, सत्याग्रह की जहां से हुई थी, अगर राहुल गांधी को दौरा ही करना था, इतना बड़े युवराज को अगर उनको इतना बड़ा मार्च करना था, न्याय यात्रा करनी थी, तो उनको तो चंपारण जाना चाहिए था। तो वो चंपारण से यात्रा नहीं करके, वो जीरादेई सीवान से यात्रा नहीं कर रहे हैं, जहां से राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली है, जहां से संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। वहां से वो न्याय नहीं मांग रहे हैं, जीरादेई सीवान से न्याय नहीं मांग रहे हैं। वो चंपारण नहीं जा रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास नहीं जा रहे हैं, वो बेतिया भितरवा नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं किशनगंज। मतलब सीधा है कि आप मान के चल रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को लाना है। कांग्रेस पार्टी चाहती है इस देश में मोदी जी आए, बड़ा आरोप लगा रहा है। ये मैं खुल के कहता हूं, अगर वो नहीं कहते तो यात्रा पूरब से नहीं होता, यात्रा किशनगंज अररिया से नहीं होता, कटिहार से नहीं होता, पूर्णिया से नहीं होता, चंपारण से होता, अगर असल कांग्रेस होती तो। लेकिन चूंकि असल कांग्रेस है नहीं, ये जो कांग्रेस आप जिसको देख रहे हैं, ये डमी कांग्रेस है। ये जो नया जो पूंजीवाद का जो राष्ट्रवाद इसके चोला जिसको ओढ़ा हुआ था, जो आज के डेट में मोदी जी में पूरा नीति और पॉलिसी आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जो पॉलिसी देख रहे हैं, यही तो कांग्रेस की पॉलिसी थी। और आज जो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं ना, वो काम कंप्लीट पूंजीवाद के साथ खड़ा है। और राहुल गांधी ही चाहते हैं कि इस देश में माननीय मोदी जी बने रहे। राहुल गांधी चाहते हैं जी। अगर राहुल गांधी नहीं चाहते तो उनको नहीं पता था कि किशनगंज से इन करेंगे तो मेरा सांसद वहां से है, तो हम पे सीधा आरोप लगेगा कि जहां मजबूत था वहां राहुल गांधी चला गया। अरे राहुल गांधी को मजबूत जगह नहीं जानी थी। सीमांचल राहुल गांधी का मजबूत था, ये पूरे देश को पता है। क्योंकि जब आप एक खाता नहीं खोल पा रहे थे बिहार से, तो किशनगंज ने आपको तोहफा दिया था। किशनगंज के ईमान को क्यों चेक करने तुम चले गए? आपको तो ईमान चेक करनी थी चंपारण का। भाई किशनगंज गांधी के क्षेत्र में जाते हैं। किशनगंज चूंकि मुस्लिम बेल्ट है, तो यही ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस कि मुसलमानों की ईमान को चेक नहीं, ये कांग्रेस की गंदी राजनीति है।
मुसलमानों के ईमान को तुम कौन होते हो चेक करने वाले? तुमने तो कहा था इस देश में रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी बैठा के इस देश का मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। तुम्हारी हैसियत कैसे हुई किशनगंज जाने की? तुम कैसे उसके ईमान को तुम चेक करने चले जा रहे हो? तुम्हारी हैसियत नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, आपको चंपारण जाना चाहिए था, आपको मोतिहारी जाना चाहिए था, आपको जीरादेई जाना चाहिए था, आपको नालंदा जाना चाहिए था, आपको पटना आना चाहिए था, पाटलिपुत्री की धरती आनी चाहिए थी, आपको सीमांचल जाने की आवश्यकता नहीं थी। और आपको जो सलाहकार है ना, आपके जो तमाम लोग हैं ना, आपके जो जितने भी लोग हैं ना, वो आपको डुबाने के लिए आपको यात्रा पे लाए हैं। ये आपकी यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की सब यात्रा है। ये न्याय यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की बिहार में सब यात्रा है। मैं आपको रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ फिर मैं आज को कह रहा हूं, जैसे मैंने पिछले दिनों कहा था आपको कि माइनस नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन 0। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस की ये न्याय यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की सब यात्रा है। अच्छा, आप चूंकि पसमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के बड़े चाणक्य माने जाते हैं और पकड़ अच्छी है, मुस्लिम वोट की हैसियत क्या है खास करके विपक्षी पार्टियों की नजर में? गोल्डन पीरियड है मुस्लिम पसमानदा समाज के लिए, मुसलमानों के लिए गोल्डन। माननीय मोदी जी ने भारत के मुसलमानों की राजनीति को जिंदा कर दिया है। मोदी जी ने जगा दिया है। बुरा लगेगा, आप एजेंट कह सकते हैं, चूंकि ये आदत है। नहीं, ये जितने भी नकली समाजवादी लोग हैं, ये जितने पाखंडी लोग हैं, ये बड़ा आसान होता है एजेंट कह देना। मैं कहता हूं कि आप एजेंट कहिए, मंजूर है, लेकिन देश के मुसलमानों को। ओवैसी जी भी लाइव टीवी में क्या कहते हैं बोल रहे थे कि बीजेपी का एजेंडा साफ है कि वो एक खास समुदाय विशेष के प्रतिनिधि बन के काम कर रहे हैं देश में। उनका एजेंडा साफ है। नहीं, देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को समझिए। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। एक दल को जो काम करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। भाई, कौन नहीं चाहेगा हमारा मुख्यमंत्री हो? कौन नहीं चाहेगा हमारा विधायक हो? कौन नहीं चाहेगा हमारा प्रधानमंत्री हो? आप मेरी बात को समझे नहीं। ओवैसी साहब ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री हैं, ये साबित कर चुके हैं, वो उसका क्लियर है। नहीं, देखिए, ये ओवैसी जी का मानता है। ओवैसी बड़े नेता हैं, हमसे टिप्पणी कराना उचित नहीं है। ओवैसी जी की अपनी ओपिनियन होगी। ओवैसी जी को भी बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। मेरे जैसा पॉलिटिकल छात्र होने के हैसियत से, मेरे जैसा विश्लेषक मामूली छात्र होने की हैसियत से मैं ये आपको कह सकता हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मुसलमानों को बहुत बड़ी दिशा दी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर एक लाइन आपको कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस देश के पसमानदा मुसलमानों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता की चाबी का पता दे दिया है। रजी जी, सत्ता की चाबी का पता दे दिया है। आप जान लीजिए, बिहार में जाति गणना हुआ है और बिहार में 17 से 18% मुसलमान है और 17 से 18% में 13% पसमानदा है। और पसमानदा समाज के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे वोट को आप कोई ठेकेदार बांट नहीं सकता है। हम फतवे की राजनीति में वोटिंग नहीं करने वाले हैं। हमारा वोटिंग जो होने जा रहा है, हैसियत क्या रखती है मुस्लिम? बिल्कुल, ये तो मुसलमान अपना समझेंगे कि अपने वोट की हैसियत क्या। वो लाइन लगा के 17 से 18% क्या वो जज्बात की हैसियत कितनी है? खास करके बिहार की राजनीति करें, बहुत मजबूत है। तो आरजेडी की नजर में कितनी हैसियत? आरजेडी के दिमाग में है कि बीजेपी को लाओ, बीजेपी से डराओ और टोटल लाइन लगवाओ। ये तो मुसलमानों को समझना है कि क्या मेरे लिए यही फार्मूला है। और ये फार्मूला तो आप 1950 से करते आ रहे हैं। एक सवाल उठने लगा है, एक सवाल उठने लगा है। हर बार 75 में आपने वही कहा। ये सवाल उठने लगा है, लोगों के मन में चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लालू यादव को मुस्लिम के प्रति कितनी हमदर्दी बची हुई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय लालू जी का जवाब जो है वो नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार ने अपने गुड गवर्नेंस से समझा दिया है कि राज्य कैसे करना है। मैं रजी जी कहना चाहता हूँ, अभी 4 लाख की बहाली हुई है बिहार में और जितनी भी वैकेंसी आई है, क्या आपको लगा है कि कहीं भी मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है? नहीं। सबसे ज्यादा पिछले 40 साल के इतिहास में, सुनिए,
मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, चूंकि मैं इस पाठशाला का छात्र रहा हूँ और मुझे जज्बात में और मेरे समाज को कोई बरगला नहीं सकता है। इस जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप उनको भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के से दिखा के और डरा के हमसे आप वोट ले लीजिएगा। अब हमारा समाज ऐसा नहीं है। अब हमारा समाज बात करेगा डेवलपमेंट का, अब हमारा समाज बात करेगा रोजगार का, अब हमारा बात करेगा समाज एजुकेशन का, अब हमारा बात करेगा कि हमको इस बार क्या हैसियत रखती थी। हम ये बात कर रहे हैं, जातिगत गणना हुआ ना, बिल्कुल, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी की बात चल रही थी। 17 से 18% आप ही का कहना होगा। बिल्कुल, आरजेडी ने कितना दरियादिली दिखाया इस मामले में? किस मामले में? हिस्सेदारी के मामले में। अब दिखाया नहीं। अब ये मैं फिर कह रहा हूं, देश में 2014 से पहले की राजनीति थी, 2014 के बाद की राजनीति थी। देश में अब राजनीति हो रहा है कि अयोध्या से पहले की राजनीति है और अयोध्या के बाद की राजनीति है। नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है। ये हमको ये मॉडल अपनाना पड़ेगा ना कि हम ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये मॉडल नहीं आप नीतीश जी ने आंख दिखा दिया। नीतीश जी ने आईना दिखा दिया है। वो जब भी आप वोटिंग करने जा रहा है अपने डेवलपमेंट को लेके कर रहा है। और आप देखिए ना, पिछले 89 के टोटल रोजगार को आप देख लीजिए और उन शासन को देख लीजिए जिसको सेकुलर शासन जिसको कहते हैं, समाजवादी शासन कहते हैं। और आप फिर एनडीए के गठबंधन के शासन को आप देख लीजिए, आप टोटल को मिला लीजिए, आप देखिएगा नौकरी का कितना आंकड़ा है। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी जब से सरकार में 2005 से आए हैं, बिहार में नौकरी की बार लग गई है। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई आज का विज्ञापन हम देख रहे हैं। तो कब देख रहे हैं? अब देखिए ना कि कौन नेता कितना दूरदर्शी है कि जिस समय ढोल पीटना था उस समय हम लोग बैठ के पटना में बैठ के जो है बड़े बड़े कोठियों में जो है आराम से देख रहे थे टेलीविजन, जब ढोल पीटना था। तो आपका कहने का मतलब हुआ कि मुस्लिम भी जो है ना अपना रास्ता अख्तियार कर सकती है। निश्चित तौर पे मुस्लिम वोट नहीं, मैं फिर इस देश के नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ। आप मुस्लिम और हिंदू की हैसियत से नहीं, चूंकि राजनीति आप उससे आगे बढ़ गई है। परसेंटेज के हिसाब से आप प्रतिशत में क्लियर कट हो गया है कि जो डेवलपमेंट के साथ है। अब समाज ये देखेगा कि भाई विकास हमारा कहाँ है, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है। भाई आज तक तो आप हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ले रहे थे ना, अब पसमानदा मुसलमान। और ये जब मैं पसमानदा मुसलमान कहता हूं तो मुसलमानों का जो सबसे पिछड़ा तबका उसकी बात कर रहा हूँ। ये मत कहिएगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मैं संपूर्ण मुसलमान, और चूंकि संपूर्ण मुसलमानों को इस देश की कांग्रेस पार्टी जो 50 साल शासन करती है उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि इस देश के मुसलमानों की स्थिति दलित से बदतर है। तो इसलिए मैं पसमानदा मुसलमान कह रहा हूँ कि इस राज्य में, इस देश में तो मुसलमानों की स्थिति टोटली मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल हमारी स्थिति भीख मांगने वाली स्थिति है। हमारी स्थिति भीख मांगने वाली है। जाति गणना से सर्वे से साबित हो गया कि हमारे कितने लोग भीख मांग रहे हैं, हमारे कौन कौन जाति लोग भीख मांग रहे हैं। इवन के रजी जी, अगर हमारे यहाँ जो आप जिसको अशराफ शेख सैयद पठान कहते थे, आप जाके आंकड़ा देखिए, वहां भी भीख मांग रहे हैं। वहां भी भीख मांगने की सूची नीतीश कुमार जी का जो जाति गणना सर्वे आया नीतीश सरकार का, तो उसमें भी भीख मांगने की सूची क्लियर हो गया है कि कौन जाति कितना भीख मांग रहा है। तो ये अब तो क्लियर हो गया। और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने हमको सर्टिफिकेट दे ही दिया था। तो बात अब आ गई है डेवलपमेंट का, बात आ गया है हमारे बच्चों की चिंता का। क्योंकि सबको अपने बच्चे की चिंता है रजी जी। ये सरकार गई है बच्चों की चिंता पर। माफ कीजिएगा, बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि अगर हम मोह माया त्याग लालसा छोड़ देते ना, ये सरकार दंदनाते हुए चलती। 2024 में जो है नीतीश कुमार जी लाल किला पे झंडा फहराते और उसके बाद सब कुछ ठीक रहता। लेकिन मोह माया त्याग जो है ना रजी जी, वो बहुत कुछ गलत। सारे में आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में सरकार की कहाँ हम कर रहे। तेजस्वी जी तो मुख्यमंत्री बनने ही वाले थे। तेजस्वी जी तो बड़े नेता हैं आरजेडी के। आप सोचिए कितना कद्दावर नेता है कि जब पिताजी जेल में होते हैं तो पूरी ताकत से बिहार में रन देते हैं। और इतना सबसे ज्यादा संख्या बल्कि इसका है आज के डेट में विधानसभा में तेजस्वी यादव जी के आरजेडी का। ये बात जानिए, तेजस्वी यादव जी लालू यादव तेजस्वी यादव जी नहीं है। तेजस्वी जी A to Z वाले तेजस्वी जी हैं। जैसे अखिलेश जी वहां पर हैं A to Z वाले, शुक्ला जी वाले, पांडे जी वाले, तिवारी जी वाले। तेजस्वी जी भी हमारे जो है ना, वो आप लोग तेजस्वी जी के साथ दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग के साथ कि आप सही से उसका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए तेजस्वी जी में लालू जी मत तलाशी कि खटिया में बैठने का
अधिकार दे दिया, मुंह में आवाज देने का अधिकार दिया। फिरोज मंसूरी जैसा दुनिया का बेटा, पसमंदा का बेटा भी जो है डंके की चोट पे बोल रहा है। तो ये लालू जी वाला मामला है। आप तेजस्वी जी में लालू जी की छवि खोज रहे हैं। भाई तेजस्वी जी A to Z के हैं। तेजस्वी जी का मॉडल है तिवारी जी, झा जी, मिश्रा जी, उसमें से आता है अल्पसंख्यक। तेजस्वी जी आज भी नहीं बोल पा रहे हैं 85% मुसलमानों के बारे में। तेजस्वी जी आज भी नहीं बोल पा रहे हैं खगस के। तेजस्वी जी बोलते हैं अल्पसंख्यक। जब इतना विकट संकट काल में जब उनको सबसे ज्यादा झोली उठा उठा के इस देश के, इस राज्य के मुसलमानों ने 100% पोलिंग कर दी। पता नहीं तेजस्वी जी की अपनी जाति के कितने पोलिंग हुआ होगा, तेजस्वी जी के अपनी जाति का कितना पोलिंग हुआ होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विधायक किसी दल में है तो दुनिया जानती है कि किस पार्टी में है। तो ये जो ईमान चेक करने का मामला आता है ना, किशनगंज से, अररिया से, कटिहार से फायदा मिल रहा है ना तेजस्वी जी को। भाई फायदा तो मिला ना। फायदा तो इतना मिल रहा है कि ईडी की छापामारी हो गई। फायदा तो इतना मिल रहा है कि लगातार जो है 2024 तक में सीन क्लियर हो जाएगा। फायदा तो इतना मिल रहा है कि 2025 का सपना दिखाया जा रहा है। तो नुकसान बता तो मैं आप नहीं, मैं कहा नुकसान, मैं तो कह रहा हूँ ये तो A to Z का इफेक्ट है। इसको कहते हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स। तेजस्वी जी आज के युवा के मॉडर्न पॉलिटिकल आदमी है। आज के डेट में तेजस्वी जी लालू जी वाला कोई नहीं। लालू जी क्या था, गरीब गुरबा के यहाँ चले जाना, उसकी खटाई पे बैठ जाना, उसका बाल साफ कर देना। लालू जी गरीब गुरबा के नेता रहे, इसलिए लालू जी आज भी लालू जी सर्वमान्य है। आज भी लालू जी को हृदय में लेने के लिए लालू जी जिस हाल में रहेगा, इस देश का गरीब, इस राज्य का गरीब लालू जी के साथ खड़ा रहेगा, यह वो जान लीजिए। लेकिन तेजस्वी जी A to Z है। लालू जी ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लालू जी पर तो ये बार बार आरोप लगता था ना हमारी समीकरण का। तो लालू जी कैसे थे सबको पता है। लालू जी दहाड़ते थे तो दुनिया हिलती थी। लेकिन आज के डेट में A to Z में दहाड़ हो रहा है कि चिंगार हो रहा है कि भोगाड़ हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रयोग कीजिए राजनीति में, लेकिन जमीन मत जाने दीजिए। जमीन जो आपकी है ना, आप वही है, इस बात को मानिएगा। आप जाति गणना करने के बाद भी आप जो है, आपकी स्थिति हैसियत क्या हो रही है आप देख लीजिए। आपको चारों बगल से घेरा जा रहा है। तो आप विचार कीजिए ना कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के इर्द गिर्द कौन लोग थे। लालू प्रसाद जी को जिस भी स्थिति में डाला गया, आज भी मैं कह देता हूं कि सेकुलरिज्म का अगर कोई चैंपियन है, माइकल लाल है, तो लालू प्रसाद यादव जी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी 2005 में कहा गया था सेकुलरिज्म, कहा बिल्कुल, कल वहां भी सेकुलरिज्म में वो थे, वहां भी सेकुलरिज्म में थे। वो चुनाव हुई, फिर दोबारा वो अलग बात है। देखिए चुनावी राजनीति में हार जाना, क्या कंडीशन था, रामविलास पासवान ने क्या कंडीशन रखा था। तो रामविलास पासवान जी ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जो कंडीशन रखा था, उसका रिजल्ट भी रामविलास पासवान जी को मिल गया ना। दुनिया देख ली ना। और आज के डेट में देख रहे हैं ना कि मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, और उसके बाद स्थिति क्या बन रही है। अब तो चिंता इस बात का है। बिहार चुनाव की बात हम कर रहे हैं। 2005 में जो पूरा बहुमत किसी को नहीं आया था, ताला चाबी उनके हाथ में। हाँ, उनके रामविलास जी के हाथ में चाबी थी। लालू जी समर्थन मांगे तो कंडीशन रखा था दलित या मुस्लिम मुख्यमंत्री का। तो लालू जी चुनाव करवाना पसंद कर लिए, लेकिन ये पसंद नहीं किए कि एक दलित या एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार का बने। इसको आप किस एंगल से देखते हैं, कितना प्रेम भाव देखते हैं? ये एंगल खुल के बात कीजिए। देखिए हमसे आप खुल के ही बात करेंगे। हम कभी मन में कुछ बात रखते उगते नहीं है। शहाबुद्दीन का जो हश्र हुआ, उससे जो दूरी बनी, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? कितना मुस्लिम प्रेम देखा। शहाबुद्दीन साहब के बारे में इस विषय में लाना अलग बात है। देखिए राजनीति जो है, ये बातें लोगों के मिजाज में चल रही है। नहीं चल रही है, इसको हल्के में ले रहे हैं। लोगों के जहन में ये बातें चल रही है। बाहुबल की राजनीति बिहार से खत्म हो गई है। आप देख लीजिए, चाहे कोई हो, आप शहाबुद्दीन साहब का नाम काहे ले रहे हैं, बाकी लोग भी हैं, उनका भी नाम लीजिए। बिल्कुल खत्म हो गई है। अब वो नहीं मामला है। अब तो ईवीएम का चुनाव हो रहा है ना, बैलेट का चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो जब देखिए नया टेक्नोलॉजी, शहाबुद्दीन के परिवार को तो दरकिनार कर दिया गया है ना। भाई साहब, ये तो हमको समझना चाहिए ना कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हम किन किन परिवार को दरकिनार करते हैं। आप क्यों एक आदमी का मॉडल ले रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने लोगों को कि राजनीति में सबको लेके चलिए, और जब आप सबको लेके चलते हैं ना, तो फिर आपके भी परिवार का ख्याल रखा जाता है।
लेकिन जब आप किसी एक खास प्रतिनिधित्व करते हैं, एक खास मॉडल की वकालत करते हैं, एक खास तबके के बारे में करते हैं, तो फिर वहां तो दिक्कत होती है। और आज जो भी दिक्कत हो रही है वहां पर इसी वजह से ऐसा मामला है। इसलिए वो प्रसंग अलग है, यहां से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज तो ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को सत्ता की चाबी का पता दिया है रजी साहब। और ये बात पिछले दिनों भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं। और आपको लगता है कि आप लोग भूल गए हैं तो मैं याद दिला देता हूं। इसी मंडल की धरती से हमारा ही डिमांड था, एक मामूली दुनिया के बेटा का डिमांड था कि क्या एकमात्र विधायक लालू प्रसाद यादव जी के पास हैं, क्या वो मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं बनेंगे। और चूंकि हैदराबाद से माननीय मोदी जी ये सवाल उठा दिए थे पसमानदा का, तो आपको पता है 72 घंटे से अंदर, 5 दिन के अंदर जो है इस राज्य में एकमात्र विधायक जो पहली बार जीत के कांटी से आए थे, इसराइल मंसूरी, उसको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो ये है सत्ता की ताकत और ये है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। पसमानदा समाज को नरेंद्र मोदी जी ने आज के डेट में, आप लाख आरोप लगा सकते हैं, आप बहुत सब कुछ कर सकते हैं, आपको हक है, लेकिन आप जान लीजिए कि पहली बार जिस तरह से पिछड़ों को आवाज अगर लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था, तो पसमानदा समाज को पहली बार मुखर आवाज देने का श्रेय अगर किसी को है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी को है। और सबसे पहले अगर किसी ईमानदारी से अधिकार दिलाना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उसका नाम नीतीश कुमार जी है। क्योंकि नीतीश कुमार ने ही सत्ता में सबसे पहले हिस्सेदारी पसमानदा समाज को दिया था, ये आप जान लीजिए। तो यहाँ पर क्यों, क्या पता चला, कहां गया आपका समाजवाद, कहां गया आपका सेकुलरिज्म हिस्सेदारी के सवाल पर। इसलिए हिस्सेदारी के सवाल पर नो कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा है इस राज्य का मुस्लिम। और आप हमको कम से कम अब कोई भारत के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को और बिहार के किसी कोने के मुसलमानों को ये कह के आप वोट हमसे नहीं मांग सकते हैं कि भाजपा आ जाएगा, खा जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि कब भाजपा के साथ आप चले जाइएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो लंबा लंबा यहाँ हरा कुर्ती, पीला कुर्ती, ब्लू कुर्ती पहनते हैं, कब वो जाके भगवा कुर्ती पहन लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये कभी भारतीय के मुसलमानों को और बिहार के मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। आरजेडी भी शामिल हो, सीधा डेवलपमेंट का सवाल आरजेडी शामिल होती है कि आरजेडी ने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही सरकार बनाई थी। क्या बात करते हैं। यही तो इस राज्य के मुसलमानों को और इस देश के मुसलमानों को समझना होगा कि जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम आराम से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, उनका समर्थन भी लेते हैं, उनका विरोध भी करते हैं, उनके साथ सब कुछ करते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, चिकन बिरयानी खाते हैं, बाद में जो है वेज बिरयानी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमानों के बीच में आप जाके कहते हैं कि भाजपा आ जाएगा, खा जाएगा। भारत के मुसलमानों को और बिहार के मुसलमानों को इस शब्द से सचेत होने की जरूरत है। भारत का मुसलमान, बिहार का मुसलमान और इस राज्य का नागरिक, छोड़िए मुसलमान हिंदू, इस राज्य का नागरिक अब जो वोट करने जा रहा है वो अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट करेगा, वो अपने परिवार के सुरक्षा को देख के वोट करेगा, वो अपने फ्यूचर को देख के वोट करेगा, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वोट करेगा, देश के डेवलपमेंट को वोट करेगा। और मैं आपको एक बात और कहने जा रहा हूं जो अभी तक किसी ने नहीं कहा, रिपब्लिकन टाइम्स के चैनल के माध्यम से मैं आपको कहने जा रहा हूं कि ग्लोबल लीडरशिप में नीतीश कुमार जिस तरह से उभर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उभर रहे हैं, वर्ल्ड के लीडरशिप में अगर सबसे ज्यादा इस राज्य में, इस देश में फायदा किसी को होने जा रहा है तो इस देश के मुसलमानों को होने जा रहा है। अब थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाते रहिएगा, विश्लेषण करते रहिएगा तो समझ में आएगी। नीतीश जी लगातार एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि 18 साल जो काम किए हैं तो इतना तो बुद्धि आ ही गया है कि कौन काम कर रहा है और कौन गप दे रहा है और कौन क्या कर रहा है। इतना बुद्धि तो कम से कम राज्य के और देश के मुसलमानों को आ गया। तो ये जो कहा जा रहा है कि 2024 के बाद सारा चीज बदल जाएगा, कौन सी बदल जाएगा? खत्म कर, अरे भारत को समझना इतना आसान है क्या? भारत क्या चंद चैप्टर है क्या? भारत यहाँ तो बड़े बड़े 800 साल का राजा, 200 साल की सियासत का पूरी दुनिया का मालिक 2 मिनट में चला गया, पल नहीं है। तो आप कौन से 5 साल, 10 साल, 13 साल, 20 साल, 25 साल को चर्चा कर रहे हैं? मैं 800 साल की बात कर रहा हूं। ईंट नहीं मिल रही है, कहीं तबेला है, कहीं भैंस बंधा हुआ है, कहीं गाय बंधा हुआ है, कहीं गोबर ठोक रहा है लोग। 800 साल की सियासत की बात कर रहा हूं जनाब। किस पल की बात कर रहे हैं आप? ये जितना शासन है ना, 2-4 साल, 20 साल, 25 साल, 25 साल, ये इतिहास के पन्ने का पल है, इतिहास के पन्ने का पल है। इसलिए इस पल को मत दिखाइए।
सवाल तो हमारे बच्चों के भविष्य का है कि मैं अपने बच्चों को क्या बनाना चाहता हूँ। एक दंगाई बनाना चाहता हूँ कि भारत के उस वसुधैव कुटुंब का पूरे उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, जहां पूरी दुनिया हमको जो है सोने की चिड़िया कहता था, जहां पूरी दुनिया हमारे सर सलाम करता था। जिस 2024 का रिजल्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित तौर पे अगर ये रवैया इंडिया गठबंधन का रहा और जिस तरह से दूरदर्शिता की कमी है, इंडिया गठबंधन अगर अपना लीडर पिछले 72 घंटे के अंदर, अगले 72 घंटे के अंदर अगर इंडिया गठबंधन अपना लीडर नहीं चुना, इंडिया गठबंधन बिहार में सीट शेयरिंग नहीं किया, तो आप जान लीजिए 2024 में पूरी दुनिया के सामने भारत के अगले प्रधानमंत्री का ओथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ले रहे होंगे। तो आप तो बोले थे कि माइनस नीतीश कुमार, तो माइनस तो हो गए नीतीश कुमार था। आप क्या रिजल्ट? तो मैं ही तो बता ही रहा हूँ, फिर मैं आपको दे रहा हूँ, चूंकि मौका देना चाहिए ना। मौका आप क्या? देखिए, मैं भारतीय संस्कृति का आदमी हूँ, भारतीय कल्चर से लवरेज आदमी हूँ, भारतीय संस्कृतिवाद से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, राष्ट्रीय आदमी हूँ। मुझे अपने देश पे नाज है, मुझे अपने देश पे भरोसा है। और मैं फिर भी आपको कहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी तय कर लीजिए, जनता मालिक है, जनता तय कर देगी कि क्या होगा। सवाल है कि जनता के नब्ज को आप पकड़ रहे हैं क्या? आप तो पिछले लग्गू रोटी खाए हैं जी। आपको तो 1 महीना पहले जब कुछ समझा दिया गया था, आपके कान में दे दिया गया था, आपके जहन में दे दिया गया था, आपको पहुंचा दिया गया था कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो आपने क्या किया? आप तो बैठ के वहां पे आराम से जो है, आप तो तरह तरह के जो है ब्रांडेड जैकेट पहन रहे थे, टी शर्ट खरीद रहे थे, आप तो गोल्फ का सूट लगा रहे थे। कहाँ थे आप? अरे गांव में जाना था, गांव में पूरा निमंत्रण पत्र गांव बांटा जा रहा था, तो आप पटना में बैठ के जो है ना आग ताप रहे थे। आग तापते रहिए, राजा उसी आग का अपने का परिणाम है ये। बिल्कुल आग तापने का परिणाम है ये। जितनी चीजें हो रही है इंडिया गठबंधन की नाकामी, नकारेपन, निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। और मैं फिर कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि लीडरशिप बदलो। ये लोग जहां जहां सफाई नहीं हो रही है ना, डस्ट लग गया है, सफाई साफ। देखिए, एक्चुअली देश स्वच्छता की तरफ है। आप ध्यान लगता है डिजिटल इंडिया में ध्यान नहीं दिए होंगे। बार बार मोदी जी स्वच्छता की तरफ जा रहे थे, बार बार गांधी जी के आदर्शों को अपना रहे थे। सवाल है कि गांधी जी तो आपके यहाँ थे ना, आपने गांधी को कितना अपनाया? आपने कितनी साफ सफाई की? उन्होंने साफ सफाई की जब बात की थी ना, तो उन्होंने कहा था कि सदाकत आश्रम में साफ सफाई करना, उन्होंने कहा था 10 सर्कुलर में साफ सफाई करना, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो दफ्तर है दिल्ली का, उसमें साफ सफाई करना, अकबर रोड। आपने कितनी सफाई की है? आपने कोई सफाई नहीं की है। जिले इलाही की सरकार आपने पिछले बार भी बनाया था और जिले इलाही की टीम लेके चले थे, और जहां जहां पना और जिले इलाही होगा ना, उसका हश्र यही होगा। क्योंकि 800 साल में जिले इलाही करते रह गए, जहां पना करते रह गए, कोई मॉडल नहीं दे पाए, और उसका नतीजा है कि आज आप बेबस और बेचारे की तरह ताक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की वही हाल है, और कांग्रेस पार्टी को तो हाई लग गया है जी। सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी, तकलीफ होता है कि वो परिवार जिसने इस देश को कहां से कहां पहुंचाया, वो परिवार जिसने एम्स दिया, वो परिवार जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया इस देश को, वो परिवार जिसने पूरी दुनिया से आंख मिलाने का आंख दिया, वो परिवार का आदमी भीख मांग रहा है। उसको इतना विवेक नहीं है कि अभी बंद कमरे में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के पूरे सीट शेयरिंग कर लेता था, एक लीडर चुन लेना था, उसमें से उसको सामने रख लेना था, जनता के सामने दोगे, जनता बता देगी कि वो प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसके बाद जनता के अदालत में चले जाना था। और वो आदमी को देखिए कि वो किशनगंज से अपनी यात्रा शुरू कर रहा है, पूर्वोत्तर से यात्रा शुरू कर रहा है, घर में आग लगी हुई है, पानी लाने की जरूरत थी, तो वहां पर ये गोवा में बैठ के वहां से यात्रा कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। अफसोस होता है कांग्रेस की ये दुर्दशा, लेकिन अफसोस इस बात का भी नहीं होता है कि जब साथ मिलके हम लोग तिरंगा बना रहे थे, जब साथ मिलके आजादी का झंडा ले रहे थे, जब साथ मिलके अंग्रेजों को छठी का दूध याद करा दिए थे, वही कांग्रेस पार्टी ने हमको सर्टिफिकेट दिया कि तुम्हारी हैसियत दलितों से बदतर है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहेंगे? हम इतना ही जानते हैं कि देश हमारा बहुत आगे चला गया है,
ग्लोबल लीडरशिप में हमारा वर्ल्ड, दुनिया में हमारा, वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है और ग्लोबल लीडर के तौर पे हमारे नेता उभर रहे हैं। हमको अपने नेता के साथ जाना चाहिए और अगर जो और डार्विन का सिद्धांत है कि जो फिट रहेगा वही जिएगा, तो जो फिट है वही जिएगा। निकम्मे नकारे जितने भी लोग हैं इनको अभी चले जाना चाहिए। 2024 इनकी अंतिम विदाई होने वाली है, ये अब जानिए। फाइनल आप फाइनल बिल्कुल, अगर ये रवैया रहा तो, वरना फिर मैं कह रहा हूं 72 घंटे के अंदर नेता बताओ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को फाइट कौन देगा? खड़गे, राहुल गांधी, स्टालिन, लालू प्रसाद यादव? बताओ ममता बनर्जी, बताओ कौन? बताओ ठाकरे, तुम बताओ ना। एक नेता का नाम ले सकते हो तो लो, नहीं ले सकते हो। वो 28 दलों के साथ देश का सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री देने वाला, सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला आज भी एक एक लोगों को चुन रहा है। आपको पता है कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे थे अपना कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में, कहा मैं दल का कार्यक्रम है। इस देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन लगाया, उपेंद्र जी कहाँ हैं? आपको शपथ में आना है। आप इशारे को समझते हैं? एक नेता जो देश का सबसे बड़ा पार्टी का नेता है, जो सबसे शक्तिशाली नेता है, वो राज्य के एक नेता को फोन लगा के सम्मान दे रहा है। सवाल है कि आपके नेता ने कितनी बार किनको फोन लगाया? मैं जानना चाहता हूं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी नीतीश कुमार जी से पिछले 5 दिन में कितनी बार आपने बात किया? हाय कमान, आला कमान। ये राजशाही चल रहा है क्या? ये लोकतंत्र है। जनता से 1 to 1 संवाद करना पड़ेगा। ये राजशाही नहीं है, आला कमान। ये तुम्हारा आला कमान ही तुम्हारे विनाश का कारण है। जब तक कांग्रेस पार्टी जहनीत के लोग आला कमान की राजनीति करेंगे और जब तक बंद पॉलिटिक्स में बड़े बड़े प्रिंस कोट पहन के बड़े बड़े लोग उनके चारों बगल अमला में देके जिल्ले इलाही करते रहेंगे, राहुल गांधी को इसी तरह भटकना पड़ेगा। कभी गुफाओं में जाके दाढ़ी बढ़ाना पड़ेगा, कभी जनेऊ दिखाना पड़ेगा। पता है, ब्राह्मण परिवार को बताना पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं। दुर्भाग्य है इस देश में, कांग्रेस पार्टी कहां आ गई? वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश को आजाद कराया, जिसके पुरखे ने इस देश को सींचा, जिसके पुरखे ने इस देश को बनाया। कोई माइकालाल नेहरू पर सवाल नहीं कर सकता है, जिसने इस देश को पूरी दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन देने वाला वो नेता जो रियल में विश्व का नेता था, उनका वंशज की आज ये हैसियत है कि वो किशनगंज में रैली कर रहा है। ये हैसियत है उनकी। आप समझिए, ये दर्द है भारत के नागरिकों का। शुक्र मनाइए कि किसी तरह इस देश की जनता को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी ताकत दे दी है संविधान का, और संविधान के बल पर यह है कि जितना भी तानाशाही आ जाएगा, जैसा भी जुल्मी आ जाएगा, जो भी होगा इस देश को सामने आएगा, इस देश की जनता ऐसे तानाशाहों को उखाड़ फेंकेगी। अभी विकल्प बाकी है। ये सवाल तो ये समझना पड़ेगा इनके आला कमान को, जनता से 1 to 1 फाइट करना होगा। और 72 घंटे में अगर ये नेता तय कर देता है, सीट शेयरिंग हो जाती है, तो फिर मत कहिएगा कि अगला सीन क्या होगा, फिर जनता मालिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप इनकी बातों से कितना सहमत है और आपका क्या कहना है वर्तमान बिहार की राजनीति पर और देश की राजनीति पर, कमेंट के जरिए आप भी बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।